अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत वराचा। ईद का मौका है, लिहाजा ये सियासी गुस्सा, गूंज, एहतजाज, लॉन्ग मार्च, इस तरह की आज कोई बात नहीं होगी। कहते हैं कि ये डिजिटल एज है, लेकिन डिजिटल एज में भी दुनिया भर में फिल्म्स, ड्रामा, थिएटर सब कुछ प्रमोट किया जाता है। पाकिस्तान में भी वैसे एक वक्त होता था जब यहाँ बहुत अच्छे ड्रामा बना करते थे, फिल्म बना करती थी, हमारे सिनेमाज आबाद थे, लेकिन फिर शायद माशरे की तरजीहात तब्दील हो गई या हालात ने कुछ गड़बड़ पैदा कर दी। एक वक्त था और ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में पीटीवी पर ड्रामा चलता था तो अमृतसर की गलियां सुनसनान हो जाया करती थीं। लोग अंदर बैठ के पाकिस्तानी ड्रामा देखा करते थे। ड्रामा राइटर तो आज भी मौजूद हैं और आज हमारे रूबरू भी एक ड्रामा निगार, शायर, अदीब, मुफक्किर और लिटरली जो माइंड थॉट प्रोसेस से काम करते हैं, वो आज हमारे रूबरू हैं। वो शख्सियत जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मेरा पहला सवाल आपको भी अजीब लगेगा, हमारी कोऑर्डिनेटर है अनीता अब्बासी। जब मैं आपसे टाइम ले रहा था और वो भी सुन रही थी तो अनीता अब्बासी का पहला कमेंट आया कि जी खलीलुर रहमान कमर साहब तो ख़वातीन के मुखालिफ हैं। क्या वाकई आप मुखालिफ हैं? ये बड़ी बदकिस्मती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सलाम तो मेरा अनीसा को ही है। अनीसा को थोड़ा एजुकेट होना पड़ेगा ज़िंदगी में और समझना होगा कि मैं ही तो हूँ शायद जो औरतों की बेइंतहा इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ। मैं कुछ गलत बातों और गलत स्लोगन्स के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था और उनको देखना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और मेरे ड्रामे देखने चाहिए। खाली हवाई बातों के ऊपर इस तरह की ओपिनियन फॉर्म कर देना मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। अनीसा, तुम्हें कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, बट यू मस्ट गेट योर सेल्फ एजुकेटेड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात राजा साहब, मैं आपको एक बात, इस बात से निकल जाइए बाहर जी प्लीज़। जो हमारे यहाँ एक बहुत ही बुरी मिथ चल रही है कि पीटीवी का ड्रामा जब चलता था तो वो बहुत अच्छा था और उस वक्त सड़कें सुनसान हो जाती थी अमृतसर में। उस वक्त मसला ये था कि आपके पास सिर्फ एक चैनल था। जी जी। ओके, तो एक चैनल पर हम, उस वक्त नया नया टीवी आया था और सब इस तरह देखते थे जैसे ये इस डब्बे में क्या अचानक मखलूक नज़र आने लग गई है। तो एवरीथिंग वाज हिट, इवन नॉट ओनली द ड्रामा। तो अनटिल के वो फरमाने लाई आ जाता था और फिर वो जर्रे जर्रे आने शुरू हो जाते थे। बिल्कुल, पीपल यूज्ड टू वॉच इट। तो वही राइटर मौजूद रहे यहाँ और बहुत देर तक अल्लाह ताला उनको सलामती दे, जो रह गए हैं, जो नहीं रहे अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। फिर क्या आपके कलम से रेत आने लगती है? हाँ, तो कंपटीशन के ज़माने में जब आप आए तो आपसे फिर वो ड्रामा नहीं लिखा गया। ड्रामा डायरेक्ट परसुएशन नहीं होता, अच्छा बुरा, अच्छे बुरे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन पर ड्रामा बनता है। अब इट इज़ नॉट द ड्रामा विच एजुकेट्स यू, इट इज़ समथिंग इनसाइड यू विच एजुकेट्स। अगर आपने तरबियती तौर पर वो गंद जो है अडॉप्ट करना है तो फिर ड्रामे का कसूर नहीं है, आपके अंदर आपकी फितरत का कसूर है। और अगर आपने ड्रामे से सीखना है तो न्यूमरस बहुत अच्छे ड्रामे चलते हैं और वो दे आर मच मच बेटर देन द प्रीवियस वंस। अच्छी बात है, आपने क्लियर कर दिया ये तासुर। और अनीता अब्बासी, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी भी वो सुन रही हैं आपकी बात, लेकिन इसमें तो एक तासर तो है, आप इतना तो एग्री करेंगे आपकी तकारीर से या वो औरत मार्च वाला जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया, तो ये तासुर परसिस्ट क्यों कर रहा है? फिर परसिस्ट वो एक सर्टन नंबर ऑफ है, ग्रुप जो है, अच्छा, चूँकि वो अपने अल्टीरियर मोटिव्स के साथ मैदान में कूदती हैं। तो मैं अनीसा से सिर्फ ये चाहूँगा कि अनीसा मस्ट बी ए वंडरफुल गर्ल। तो बजाय इसके कि उनसे इम्प्रेस हों, पहले तो समझिए वो कर क्या रही हैं। मैं तो पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है, मैं अगर दावा करूँ तो औरत के राइट्स के लिए सबसे पहला आदमी मैं हूँ जो खड़ा है। लेकिन मैं गंदगी के साथ नहीं खड़ा हूँ, मैं बेहयाई के साथ नहीं खड़ा हूँ
खड़ा क्या, मैं पूरी ताकत के साथ मुकाबला करूंगा उसका। अगर उस इंटरव्यू को भी गौर से देखा जाए तो वो असल में मैं कोई फेमिनिज्म के खिलाफ लड़ने नहीं गया था। मुझे तो पता ही नहीं होता था उस वक्त तक इस फेमिनिज्म है क्या। मुझे तो मैं तो प्लीड करने के लिए गया था। जो एक शोशा उठाया गया कि मैंने वो ड्रामे, मेरा एक डायलॉग था जिसको इन्होंने गलत रूप दिया कि उसने 2 टके की औरत कहा है। ये तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये तो एक देयर वाज अ गर्ल हु कमिटेड अ सिन, उसके बारे में क्या कहा गया था, इस 2 टके की लड़की। और उसके ऊपर मैंने देखा, मैं हैरान हुआ जी जी कि आपको तमीज़ ही कोई नहीं है। आप क्या पढ़े लिखे लोग हैं कि आप अपनी बारी पर बोलिए। मैं बीच में कभी नहीं बोलता किसी के, लेकिन आप जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात सुनिए। इसके अलावा आदाब का तकादा भी यही है, एथिक्स का तकादा भी जवाब दे यही है। दीजिए जी, एथिक्स का तकादा यही है। और अगर आप बदतमीजी करेंगी तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बड़ा बदतमीज आदमी। अच्छा, वैसे आप एज अ ड्रामा राइटर बहुत पॉपुलर हैं, तो जब आप ड्रामा लिख रहे होते हैं तो कितना थॉट प्रोसेस रखते हैं आप, उसके बाद आप एक प्रोडक्ट को सामने लाते हैं? मेरा पूरा ड्रामा जो है ना, एक बात याद रखिए प्राचा जी जी, वो इस बुनियाद और इस असास के ऊपर है कि मेरा माशरा सिर्फ अच्छी औरत चलाती है। मर्द तो वो चोर है जो इसमें नकब लगाता है। इसलिए आई ऑलवेज टारगेट माई वुमेन। वो उन्होंने कुर्बानी दी। हया और वफा कुर्बानी का नाम है प्राचा जी बिल्कुल। और मुझे आई वाज टू सैल्यूट दोज वुमेन। तो मेरा टारगेट हमेशा एक बहादुर औरत होता है। आप यू वॉच एनी ऑफ माई ड्रामा, मेरे यहाँ की लड़की, मेरे यहाँ की हीरोइन रोती नहीं है, वो ताकतवर औरत है। एंड देयर आई दिस इज़ हाउ आई एजुकेट हर कि तुमने रोना नहीं है, अपने अंदर की ताकत को यूटिलाइज करना है, बट नॉट इन द रॉन्ग वे। मर्द की देखिए प्रॉब्लम ये आया कि फेमिनिज्म ने जो थीसिस उठाया उसमें ये था कि औरत की इज्जत उन्होंने बिलीव कर लिया कि मर्द की जिल्लत में पोशीदा है। ऐसा नहीं है, मर्द की जिल्लत में औरत की इज्जत नहीं है। जब आप ये सब कुछ लिखते हैं, ये आपकी इंस्टिंक्ट है या आपकी ऑब्जर्वेशन है जिसकी बुनियाद पे आप लिखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरे पास अल्लाह की देन है, फिर उस देन को उसने यहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे एक लंबे चौड़े ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस से गुजारा। वो ऑब्जर्वेशन डेफिनेटली मेरे काम आता है। मैं बड़े माइन्यूटली लोगों को देखा करता था, रिलेशंस को चेक किया करता था। ये बिना चाहे मेरे अंदर की एक फितरत थी जो मुझे मालूम नहीं था कि उस वक्त मुझे यहाँ तक लेके आएगी। आई वॉज अ बैंकर। मैं तो बहुत पहले लिखता रहा और मेरे वालिदैन सब खिलाफ थे मेरे लिखने के, और मैं छपता था और बेतहाशा छपता था और पैसे आते थे। तो मेरे वालिदैन बहुत इसके बारे में सख्त रवैया था उनका, मुझे मारा भी करते थे मेरे लिखने के ऊपर। तो फिर मैंने छोड़ दिया एंड आई वेंट इनटू द प्रोफेशन। आई वाज अ वंडरफुल बैंकर। तो ये बैंकिंग सेक्टर से तंग आके आप छोड़ आए या आपका रुझान इधर ही था कि नहीं भाई एज अ बैंकर? I was a very flourishing banker. I enjoyed my 11 years of banking, you know. अच्छा, मुझे आना था भाई। मुझे I was a gifted writer. Exactly. When I had the pen first time in my hands, I was writer. तो मुझे आना था। जो अल्लाह ने दिया होता है वहाँ लेकर आता है वो आपको। अच्छा, आप शायर भी हैं, कुछ चंद अशार अगर किसी नज़म या गज़ल के सुना दें हमें। मैं शायर पहले हूँ, ड्रामा राइटर बाद में हूँ जी। अपने पसंदीदा कुछ चंद शेर सुना दें अगर प्लीज़। दिलों को दर्द करने में 76 साल लगते हैं। दिलों को दर्द करने में 76 साल लगते हैं। यहाँ बसकर उजड़ने में 76 साल लगते हैं। 76 साल पहले भी गुलामी सी गुलामी थी। 76 साल पहले भी गुलामी सी गुलामी थी। नए जिंदान सजने में 76 साल लगते हैं। मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी। चले मैं ब्रेक ले लेता हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं नामवर ड्रामा राइटर, शायर, अदीब, मुफक्किर जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब। आपका अपना लिखा हुआ सबसे ज़्यादा पसंदीदा ड्रामा कौन सा है? ये मैं तय नहीं कर पाऊंगा कभी भी। पता नहीं वो प्यारे अफजल था, पता नहीं वो सदके तुम्हारे था,
पता नहीं वो बंटी आई लव यू था, पता नहीं वो मोहब्बत तुमसे नफरत था, पता नहीं वो लंडा बाजार था, पता नहीं वो बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह था, पता नहीं मैं मर गई शौकत अली था, या पता नहीं मेरे पास तुम हो था। आई डोंट नो। जब मैं लिख रहा होता हूँ उस स्क्रिप्ट के, उस मैसेज के इश्क में होता हूँ जो उस ड्रामे के थ्रू दिया जा रहा है। मैंने बच्चों से भी सुना, बड़ों से भी सुना, मेरे पास तुम हो। ये इसमें कोई ख़ास मैसेज है जो अक्रॉस द एज पसंद किया गया? ऑफ कोर्स इसमें डेफिनेटली देखिए, हर हुआ ये कि ये सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है इस ज़माने में। जी जी। वरना प्यारे अफजल एक बहुत बड़ी हिट थी, सदके तुम्हारे बहुत बड़ी हिट थी, मैं मर गई शौकत अली बहुत बड़ी हिट थी, लंडा बाज़ार ने भी यहाँ सड़कें बंद कराई हुई हैं, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह ने भी सड़कें बंद कराई हुई हैं। लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ों में, कुछ टॉपिक्स में ये उलझ गए। आई वॉज टू एजुकेट दैम। इन्होंने एक ग्रुप था वो 35-36 औरतों का, जिन्होंने इसको रॉन्गली परसीव किया। मिसाल के तौर पर मैंने ये ड्रामा किसी औरत की बेवफाई को टारगेट करके नहीं लिखा था। मैंने ये ड्रामा लिखा था कि अगर औरत बेवफाई कर रही है, गुनाह कर रही है, सिन, बेवफाई मेरे नज़दीक मर्द करे या औरत एक गुनाह है, वो गुनाह जब हो रहा है तो औरत को थप्पड़ मत मारिए, उसकी ऑनर किलिंग मत कीजिए, उसके मुंह पर तेज़ाब मत फेंकिए, उसको जाने का रास्ता दीजिए। आपके पास भी और उसके पास भी शरई हक है। देखिए, गुनाह करने का इख्तियार है आपके पास, प्रोवाइडेड कि आप उसके इक्वलेंट सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। तो उसने अपना वो इख्तियार इस्तेमाल किया। अब वो जाने, अल्लाह जाने। मी बीइंग अ मैन हैज़ नो अथॉरिटी कि मैं उसको पनिश करूं। जब अल्लाह ने आपको सीधा रास्ता दिया कि उसको जाने दीजिए, तो मैंने, आपको याद होगा, आई वॉज एजुकेटिंग द मैन कि 12 एपिसोड वो बेवफाई कर रही थी, मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ भी मारने नहीं दिया उसको। तो ये जाहिलों को, इंतहा दर्जे की जाहिलों को ये बात समझ आनी चाहिए। आई वॉज एजुकेटिंग द मैन। वरना उस ड्रामे में 3 लड़कियां और भी थी, दे वर माई रोल मॉडल्स, वो नहीं याद आती। आपने टॉपिक की बात की कि कोई किसी टॉपिक में उलझ गया। मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह। ये कैसे आया आपके जहन में कि ये टाइटल रखना चाहिए? बिकॉज आई नो टोबा टेक सिंह, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मुझे याद है मेरी फिल्म चल रही थी उस वक्त, दैट वाज द फर्स्ट फिल्म आई प्रोड्यूस्ड एंड आई रोट, कर्ज। तो मैं गुलिस्तान सिनेमा से बूटा, आई वांटेड टू यूज दिस प्रीफिक्स विद समथिंग। तो मैं गुलिस्तान सिनेमा से आखिरी शो देख के रॉयल पार्क में मेरे ऑफिस की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में मुझे नाम आया ये बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह में रोमांटिक नाम है ज़रा। ये कुछ नाम है पाकिस्तान के जो बहुत रोमांटिक हैं, उनको मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ। तो वो फिर वो जब बन गया ना, बुन्नत आई, तो मुझे अच्छा लगा। तो अब वैसे आप कभी गए, टोबा गए हों, कमालिया गए हों? हाँ, मैं गया हूँ, एक दफ़ा गया हूँ मैं। यहाँ किसी गालिबन किसी ने बुलाया हुआ था, तो फंक्शन पे तकरीर करने के लिए गया था, लेकिन वो बहुत बाद में गया हूँ। क्योंकि टोबा की बात हो रही है, जैसे कमालिया बड़ा मशहूर है, खद्दर है वहाँ का, गोजरा की मंद बर्फ़ी है। टोबा टेक सिंह बताते खुद एक बड़ा रोमांटिक नाम बनता है, क्योंकि एक कोई फिलैंथ्रोपिस्ट था जो जिसने पानी का वो बनाया हुआ था, जब मुसाफिर गुजरते थे उनको पानी मिलता था वहाँ पर। वो जो रिलीजियस एक्ट था वो हो गया कि मैंने टोबा देख लिया, टोबा टेक सिंह। जी जी। तो कम से कम मैं जस्टिफाई करने जोगा हो गया हूँ, यस आई हैव सीन। अब जो मौजूदा दौर में आपके भी ड्रामा की सारी शूटिंग जो है लाहौर की सराउंडिंग में हुई थी। अच्छा, सॉरी, अच्छा, यानी बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह की जो शूटिंग थी लाहौर के अराउंड हुई, उधर टोबा साइट पे नहीं हुई? टोबा के सिर्फ स्टेशन दिखाया था, रेलवे स्टेशन। हमने अपने चीफ असिस्टेंट को भेज दिया था वो शूट करने के लिए। अब तो खैर 2 मोटरवेज वहाँ से गुजर रहे हैं, फैसलाबाद मुल्तान और लाहौर मुल्तान, वो सराउंडिंग से गुजर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं उनको ज़रूर ये एरिया देखना चाहिए। एक तरफ नीचे शोरकोट है, फिर ऊपर फैसलाबाद है। मौजूदा दौर में जो ड्रामे बन रहे हैं, आपके अपने भी बाकी ड्रामाज भी आ रहे हैं, तो उनके मयार से आप मुतमईन हैं?
देखिए, मैं कभी किसी के बारे में पराचा बात नहीं करता हूँ। मैं यार, आप तय करते हो, मैं नहीं तय करता। मैं राइटर हूँ, मेरा ओपिनियन बायस्ड है, मैं कभी किसी के बारे में बात नहीं करूँगा। आप मेरे ऊपर बात कीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। मैं यार, हम तय करते हैं, देखने वाले मत देखिए, बुरा ड्रामा मत देखिए, गलत मैसेज है मत सुनिए। बहुत सिंपल सी बात है। मुझे बताइए, आप शरीफ आदमी की बात सुनते हैं या भौंकते हुए कुत्ते की? किसके पास रुकते हैं आप? ये आपने तय करना है कि आप कुत्ते का भौंकना सुनेंगे या किसी शरीफ आदमी की अच्छी बात सुनेंगे। जब हम ड्रामे देखते थे या नौजवान थे तो धूप किनारे, तन्हाइयाँ, बड़े बड़े ड्रामे बनते थे। जो मैं जिक्र कर रहा था कि अमृत का ड्रामा मुझे ना रेफर कीजिएगा, वो आज भी वही ड्रामे है ना। लगाइए इनके सामने। ये वाला जो मिथ है, अब इसको भूल जाइए प्लीज़। अच्छे ड्रामे बने, लेकिन वो ड्रामे आज के ड्रामों का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं था, उन पर बहस नहीं होती थी। एक ड्रामा आपने देखना है, कुल आपके पास कुल एक रिक्रिएशन है, जी जी, कुल एक एंटरटेनमेंट है जिसका वेट करते थे पूरी कौम। यानी चॉइस नहीं। आप मुझे ना बताइए कि दे वर एवर इन कंपटीशन बट टुडेज प्रोडक्ट्स वो कभी भी नहीं इसके कंपटीशन में थे। ये समाज माशरा हमेशा ड्रामों का कंपोनेंट होता है। आप अपने ज़ाती दोस्तों को कंपोनेंट होता है। आप अपने ज़ाती दोस्तों को एक कोर्ट का किस्सा सुनाते हैं। हसन बेग साहब ने मुझे ये किस्सा सुनाया तो मैंने कहा मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा कि आपने जब कोट लिया ब्रांडेड तो आपके दोस्तों को यकीन नहीं आ रहा था, फिर अदरवाइज़ हुआ। ये क्या किस्सा है वैसे? नहीं, वो ब्रांडेड नहीं था। अच्छा। आई वॉज ए पुअर चाइल्ड दैट टाइम, और मैं भुट्टो साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था। लड्डे के कपड़े नहीं पहनता था, गरीब बच्चा था, लेकिन लड्डे के कपड़े नहीं पहनता था। तो एक दफ़ा अब्बा को कपड़े किसी ने मेरे मामू ने सूट भेजा, तो वो मैंने अब्बा से कहा कि आप अब्बा इसको सिलवाइएगा, मगर मैं इसका बैन वाला कोट पहनूंगा, क्योंकि भुट्टो साहब बैन वाला कोट पहनते थे। अच्छा। वो मैंने अब्बा ने दे दिया। वो 180 रुपये की सिलवाई। उस वक्त 2-4 रुपये का कोट आ जाता था लंडे से। तो मैं गरीब बच्चे के बारे में ये बिलीव नहीं होता कि स्ट्रेच्ड है। तो उस वक्त ये ऑलमोस्ट गाली होती थी, ये कहना किसी की चीज़ नहीं देख के कि कितने का लिया है, इसका मतलब है आप उसको गाली दे रहे हैं कि आपने लंडे से लिया है। तो मैं वो बच्चा पहन के गया बड़े ठस्से के साथ, तो 5-6 घरों में गया। 5-6 घरों ने ये नहीं माना कि मैंने वो स्टिच करवाया है। मैं कसमें खा रहा था, अल्लाह पाक की कसम, ये सिलवाया है। तो कोई बिलीव नहीं कर रहा था। खैर, मैं डिप्रेस होने वाला बच्चा नहीं था। अच्छा। लेकिन मैं गमगीन हुआ और मैंने वो कोट उतार के मेरी माँ का सब्ज़ रंग का ट्रंक होता था उसमें रख दिया और फिर कभी नहीं पहना। फिर आई वॉज इन बैंक, आई वॉज रनिंग मुदारबा, फर्स्ट पंजाब मुदारबा, आई वॉज वाइस प्रेसिडेंट इन बैंक ऑफ पंजाब। तो बोर्ड मीटिंग में थे ना, मेरे पास मेरा भाई गुडान ऑफिसर था। अच्छा। तो हम इकट्ठे रहते थे और हम तीनों 6 फुट के थे और एक दूसरे के कपड़े पहनते थे। तो एक दिन वो मेरे कमरे में आया, तो ही वॉज वेयरिंग ए वेरी नाइस कोट। तो मैंने कहा ये कहाँ से लिया कोट? उसने कहा भाईजान 150 रुपये का लंडे से लिया है। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा स्टफ़ है, जा मेरे ड्राइवर को ले जा और इस तरह के 2 कोट ख़रीद के ना तो एक्लिप्स वालों को ड्राई क्लीन के लिए दिया। वो गया और उसने 3 घंटे बाद मुझे बताया कि जनाब मैंने 2 इससे भी अच्छे कोट ख़रीद के दे दिए हैं। अच्छा। तो अब चूँकि खलील रहमान कमर एक स्टेटस इंजॉय कर रहा था, अमीर आदमी हो गया था। तो मैंने वो 2 दिन बाद कोर्ट आ गया। अगले दिन मैं बोर्ड मीटिंग में बैठा और बड़ा हार्ड डिस्कशन चल रही थी बोर्ड में। आई वॉज द यंगेस्ट गाय अमंग बुड्ढों के। तो अचानक बैंक ऑफ पंजाब के चेयरमैन झुके मेरी तरफ, उन्होंने ही टच द कॉलर। अच्छा। मैं कहा व्हाट अ नाइस स्टफ खलील साहब। अब ये स्लैंग बदल गया हुआ था। अब जब आप पूछते ना कितने का लिया तो मतलब कौन सी ब्रांड का है, और कहाँ से लिया मतलब कौन से मुल्क से मंगवाया है। तो मुझे कहते कहाँ से लिया है? अच्छा। मैंने हजूर 150 रुपये का लंडे से लिया है। अरे जाने दीजिए खलील साहब। मैंने कहा सर अल्लाह पाक की कसम 150 रुपये का लंडे से लिया है। अरे रहने दीजिए ना जनाब। तो ये मेरी बदकिस्मती से मेरी कौम की तरबियत हुई और इसने मेरी भी तरबियत की कि मैं ठीक से समझने लग गया था इनको। इस वाक़या ने फिर आप पे क्या असरात छोड़े? ये जो कंपैरिजन बना कुछ तो आपके ज़हन में आया होगा ना? कभी भी मेरे लिए पिराचा कपड़े कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहे। मेरे लिए बंदे के अंदर का पर्सन इंपॉर्टेंट हो गया कि आप अंदर से क्या हैं। महंगे कपड़े पहनने से आपका सस्तापन जो है वो छुप नहीं जाता। यानी कम से कम स्ट्रेंथ तो बनती है ना इंसान के अंदर, अपने आप के ऊपर इंसान को फ़ख्र महसूस होता है। ये फरमाइए कि
ड्रामों में पहले उस एज की बात कर रहा हूँ, जाहिर है आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक जागीरदार का किरदार होता था। मुझे बुरा नहीं लगता। देखिए ऐसा नहीं है प्राचा, आपको मैं जो बात समझानी चाह रहा हूँ ना वो ये है, अच्छा ड्रामा बनता था, पर उस ड्रामे को आप आज के ड्रामे से compete मत कीजिए। उसका कोई कंपटीशन नहीं हमारे यहाँ आज के ड्रामे से। वो एक चैनल का ड्रामा आप कैसे 180 चैनल के ड्रामों के सामने खड़ा करके compete करवाएंगे? उसको आज लगाइए ना तो आपको औकात नजर आ जाएगी। अच्छा, सवाल एक रह गया है, मुझे ब्रेक भी लेनी है। वो जो सब्ज रंग के ट्रंक में आपने सूट रखा, कोट रखा, वो बाद में क्या हुआ उस कोट का? फिर बाद में पता नहीं, कोई हमारे यहाँ जो मेरा छोटा भाई पैदा हुआ तो उसको काट पीट के, या जब वो ग्रो कर गया उसको दिया गया, मैंने नहीं पहना उसके बाद उसको। आप पंजाबी में भी शायरी करते हैं? पंजाबी में भी करता हूँ। कोई हमें कोई शेर सुना दें फिर पंजाबी का, ताकि मैं ब्रेक ले लूँ। कल रात में शीशे सामने मन कलबूत नूं वखरिया करके अपने आप नूं छाती मारी। कल राती में शीशे सामने मन कलबूत नूं वखरिया करके अपने आप नूं छाती मारी। अखां गल्लां मत्था तकिया, हौसला आकड़ हिम्मतां मिणियां। जद मैं फिर तरेड़ां गिणियां, हौसले मैनूं कन विच दस्सिया, गल मुक गई। लेखां दे नाल होर लड़ाई नहीं हो सकदी। हुण डिग ढह जा, इस टुट भज ते होर लपाई नहीं हो सकती। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। डिजिटल एज है, इसमें चैलेंजेस क्या है, मैं ज़रा इस पे बात करूंगा ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारे रूबरू हैं नामवर राइटर, ड्रामा राइटर, शायर जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब। और बड़ी फरमाइश आई है कि कब्र के कतबे के लिए जो आपने नज़म लिखी है, ज़रा चंद अशार सुना दें उसके प्लीज़। ये मैंने वसीयत किया हुआ है कि मैं मरूं तो मेरी कब्र पर ये कतबा हो। उसके अशार अर्ज करता हूँ। जी प्लीज़। मैं ख्वाहिशों के अजाब लेकर चला गया हूँ, मैं ख्वाहिशों के अजाब लेकर चला गया हूँ। वो दिल वो खाना ख़राब लेकर चला गया हूँ। मैं छोड़कर अपनी राह तकती उदास आँखें, मैं छोड़कर अपनी राह तकती उदास आँखें। जो बच गए थे वो ख्वाब लेकर चला गया हूँ। जिस पे मैंने मोहब्बतों की वही लिखी थी, जिस पे मैंने मोहब्बतों की वही लिखी थी, वो एक ममनू किताब लेकर चला गया। बस एक अजल को सुना गया हूँ जो दास्तां थी, बस एक अजल को सुना गया हूँ जो दास्तां थी। मैं जिंदगी से हिसाब लेकर चला गया हूँ। मैं काफिलों को दिखा गया हूँ निशान मंजिल, मैं काफिलों को दिखा गया हूँ निशान मंजिल। मैं रास्तों के शराब लेकर चला गया। उन्हें कहो कि मैं ढूंढने से नहीं मिलूंगा, उन्हें कहो कि मैं ढूंढने से नहीं मिलूंगा। मैं गर्द राह की नकाब लेकर चला गया। खलीलुर रहमान कमर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने पंजाबी के बड़े अच्छे शेर मुझे ज़ाती तौर पे बड़े अच्छे लगे, लेकिन मेरी जितने लोगों से बात हुई वो सब ने कहा कि आप बहुत गुस्से वाले आदमी हैं। आप अंदर से वाकई गुस्से वाले आदमी हैं। मैं बिल्कुल भी गुस्से वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरे सामने बददियानती करेंगे मैं गुस्सा करूँगा। हाँ, मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मैं मीसड़ा नहीं हूँ। आई हेट मीसड़ा सॉर्ट ऑफ पीपल, यू नो। और उनसे मैं हमेशा दोस्तों को भी कहता हूँ कि बच के रहिए। यानी मीसना मीन मुनाफिकीन। या ऑफ कोर्स, जो आप जो हैं वो नजर नहीं आते। यू लिव इन डिस्गाइज। तो फिर इनको डिस्कार्ड कर दिया जाए, ये तो बहुत लोग हैं इस दुनिया में। इनकी तरबियत की जाए, इनको डिस्कार्ड करना बड़ा ज़रूरी है। वी शुड बी लुकिंग डाउन अपॉन देम, आई टेल यू।
इनको एहसास नहीं होगा जब कि इनके इस फेल की वजह से लोग इनको काबिल नफरीन समझते हैं, तब तक इनको इनकी तरबियत नहीं होगी। आप सोशल मीडिया की भी बात कर रहे थे। इन्होंने मेरे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। किस तरह? अरे मैं एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन अभी मैंने बताई, आप जो हैं वो नज़र नहीं आते। हाँ, तो जो हैं वो तो आपका पता चलता है जब आप वार करते हैं हम पर। तो ऐसे कितने आपको नहीं पता, आप यू आर इन टू द पॉलिटिकल बीट, आपको नहीं पता ऐसे कितने किरदार हैं। यू नो पर्सनली, आई नो पर्सनली। महंगाई बहुत है, लोग अजाब का करने वाले, मेरा मुल्क लूटने वाले और उसके बाद हज करने वाले। महंगाई बहुत है, लोग अजाब का शिकार हैं। कभी लोगों की ज़िंदगी में आसानी आएगी? वैसे तब तक नहीं आएगी जब तक मासेस को उनका राइट नहीं दिया जाएगा। वो कैसे कभी भी नहीं आएगी, याद रखिए। दैट्स ओनली अ ड्रीम विच विल नेवर कम ट्रू। हम विल कीप ऑन टॉकिंग लाइक स्टूपिड्स। मासेस को डिसाइड करना होगा उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हुकूमत किस तरह बननी है। ये फरमाइए, सोशल मीडिया की कभी भी नहीं होगा। सोशल मीडिया की आप खुद भी बात कर रहे थे, और अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है। ये हेल्पफुल होगी लिखने वालों के लिए, बोलने वालों के लिए, या इससे मसाइल पैदा होंगे? मुझे कोई समझ नहीं आ रही, इसलिए कि यहाँ वीडियो बनाने वाली थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, और लोगों की वीडियो इकट्ठी करने वाली, उसको उहदे दे दिए गए हैं। तो मेरे लिए मेरी समझ से बाहर है इस वक्त का ये कल्चर। और ये चूँकि इम्पोज्ड कल्चर है, इम्पोज्ड चीज़ें हैं हमारे ऊपर, तो हम जो डरा दिए गए हैं, तो मैं भी समझिए डर गया हुआ हूँ। मुझसे नहीं, उनसे जिनसे मैंने इश्क किया उनके हाथों थप्पड़ नहीं खाए जाते मुझसे। डिजिटल एज में हम दाखिल तो हो चुके हैं, वेदर वी लाइक इट और नॉट। हमें रोका जा रहा है, हम वहीं पे खड़े हैं कहीं 16 अक्टूबर 1951 पर। हाँ, हम उससे आगे जा ही नहीं रहे। थिएटर मुल्क में थे, सिनेमा भी चलते थे, फिर दहशतगर्दी की लहर आई, लोगों में खौफ आ गया, और फिर थिएटर का एक कल्चर रहा, स्पेशली लाहौर में भी थिएटर चलते थे। को पनपने देंगे ना, फिर अच्छा याद रखिएगा जी, इस वक्त मेरे मुल्क का सबसे बड़ा पहला अलमिया ये है कि आप सारे एक दीन के एक झंडे तले खड़े नहीं हो सकते। इस अलमिया की सज़ा आपने हर दूसरी शक्ल में भुगतनी है। कभी दहशतगर्दी होगी, कभी घटिया फेमिनिज्म आएगा। मैं फेमिनिज्म को एज सच घटिया नहीं कहता। इफ दे टॉक ऑफ वीमेन राइट्स, आई लव, लेकिन व्हेन आई हियर द स्लोगन्स, इट इज़ सच घटिया थिंग, यू नो। वो इस तरह की वेव आएंगी। फिर एक दूसरे को काफिर बोलने का जो रिवाज है इस वक्त सोशल मीडिया पर, एक फ़िका दूसरे फ़िका को इस तरह काफिर बोल रहा है जैसे उसको अथॉरिटी दे दी गई है हेवन से कि यू हैव एवरी राइट टू से एनीथिंग। ये मुंह, ये बकवासें, ये बदतमीजियाँ बंद करवानी होंगी, और ये रियासत का काम था। आप इतना बिखर चुके हैं कि आपके घर घर में तो नया नया मज़हब है, नए नए अकायद हैं आपके। इन अकीदों के साथ आप कैसे सर्वाइव करेंगे? और याद रखिएगा, आपके यहाँ रिलीजन सिर्फ प्रिवेल नहीं करता इतने सेक्शन में। आपने हर चीज़ को रिलीजियसली ले लिया हुआ है। पहले तो आपके रिलीजन में इतने फ़िक़े हैं, इतने फ़िरके हैं, उसके बाद आते हैं आपके बरादरी के ऊपर। आपकी बरादरियाँ भी रिलीजियसली ऑपरेट करती हैं। आप वो बदनसीब कौम हैं जो काम करने वाले को कम्मी, तरखान, लोहार, धोबी, मोची कहकर गाली देते हैं। आप शर्म से डूब के मर नहीं जाते, और जो वेले बैठे हैं उनका नाम चौधरी है। हाँ, उसके बाद आते हैं तीसरी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में इस कदर नफ़रत है एक दूसरे से कि इतनी तो हमें अपने दुश्मनों से, मुल्क के बाहरी दुश्मनों से नफ़रत नहीं है। हम एक दूसरे की जानें लेते हैं, गोलियां चलाते हैं,
ये भी एक रिलीजियसली ऑपरेटिंग सेक्शन है आपका। उसके बाद आते हैं आपके स्कूल, महंगे स्कूल, अंग्रेजी स्कूल। तो आप तो इतने चीज़ों में बटे हुए हैं, आपके यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा कि आप मुसलमान हैं। मेरा नबी आपको मुसलमान छोड़कर गया हुआ था और वो चीज़ आपके हाथ से मिना हो चुकी है। आप तो कोई और ही चीज़ पैदा हो गए। और ऐसी सूरत हाल में अल्लाह से दुआ कीजिए, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, जो हमें यूनाइट कर जाए रिलीजियसली भी और वैसे भी जितने चैलेंजेस हैं मुत्तहद तो होना पड़ेगा। आखिर में हमें कुछ चंद शेर और सुना दीजिए किसी अपनी गज़ल के सर। तुमने बिकना है तो बेवपार भी हो सकता है। वाह वाह। तुमने बिकना है तो बेवपार भी हो सकता है, चाहने वाला खरीदार भी हो सकता है। अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से न देख, अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से न देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। इश्क सूली है तो मरने की रिवायत कैसी, इश्क सूली है तो मरने की रिवायत कैसी, प्यार जिंदा तो सरेदार भी हो सकता है। उसका मंजूर नज़र कौन है मालूम नहीं, उसका मंजूर नज़र कौन है मालूम नहीं, मुझसे कम बख्त गुनहगार भी हो सकता है। और मुझसे दामन न छुड़ा मुझको बचा कर रख ले, मुझसे दामन न छुड़ा मुझको बचा कर रख ले, मुझसे एक रोज़ तुझे प्यार भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब। नाजरीन, आज हमारे रूबरू थे और बड़ी दिलचस्प बातें मेरे लिए स्पेशली और आपके लिए भी तवक्को यही है। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।